लक्ष्य उस समुदाय की मदद करना है। बस एक ऐसे समुदाय की जो अक्सर ठगा हुआ और गुमराह महसूस करता है। ये नकारात्मक नियम यानी जो वे नहीं करते, उनकी आवाज को किसी भी सकारात्मक दावे से ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद बनाते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं और ये तर्क बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो सिलेक्टिविज्म वाला सवाल घूम रहा है। एक तरफ ये सारी नैतिक और तथ्यात्मक शुद्धता है और दूसरी तरफ कठोर हकीकत। लेखक को भी तो इस सवाल का सामना करना पड़ता होगा, सिर्फ फेसबुक पर बात करने से क्या फायदा। बिल्कुल। जब कोई परिवार अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरा हुआ है, तो क्या एक फेसबुक पोस्ट सचमुच उनकी मदद कर सकता है? मुझे इस पर थोड़ा संदेह है। आपका संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि हम अक्सर मदद को भौतिक चीजों में मापते हैं, पैसा, दवा, सुविधा। हाँ, लेकिन लेखक मदद की परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। उनका जवाब इस पूरी चर्चा का दिल है। वो कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बोलना ही मदद का पहला रूप है। जब मैंने उनका ये जवाब पढ़ा तो मैं सचमुच एक पल के लिए रुक गया। बोलना ही मदद का पहला रूप है, ये लाइन मेरे दिमाग में अटक गई। ये इतनी अप्रत्याशित और गहरी बात है। बिल्कुल। आप समझा सकते हैं कि उनका इससे क्या मतलब था? इसका मतलब समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति में उतरना होगा जिसे अभी-अभी पता चला है कि उसे या उसके बच्चे को एक लाइलाज बीमारी है। उस वक्त इंसान जानकारी से ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। अकेलापन। एक ऐसा अकेलापन जहां लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है जो इस दर्द को समझ सके। यहीं पर लेखक की आवाज अपना काम करती है। जब वो व्यक्ति लेखक को सुनता है तो सबसे पहली चीज जो उसे महसूस होती है वो है मैं अकेला नहीं हूं। और ये एहसास, ये किसी भी दवा से कम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये जानना कि कोई और भी है जो ठीक वैसा ही महसूस कर रहा है, जो उन्हीं सवालों से जूझ रहा है, वो उस अकेलेपन की दीवार को तोड़ देता है। ये पहला सहारा है। ये पहला भावनात्मक सहारा है। इसके बाद दूसरा असर होता है। व्यक्ति को एहसास होता है कम से कम अब मुझे सच्चाई तो पता है। अच्छा। वो चमत्कारी इलाजों और झूठी उम्मीदों के जाल से बाहर निकल आता है। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वो आपको जमीन पर खड़ा करती है, जहां से आप असल में आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। बिल्कुल। और शायद तीसरा असर इन दोनों से मिलकर पैदा होता है। वो क्या? हिम्मत। जब आप देखते हैं कि कोई आपकी ही तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है और फिर भी आवाज उठा रहा है, सच बोल रहा है, तो आपको भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। ये सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। नहीं, ये हिम्मत का संक्रमण है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव और एक अदृश्य समुदाय का निर्माण है। स्रोत में एक अनुभव का भी जिक्र है जो इस बात को और पुख्ता करता है। जब माता पिता उन्हें संदेश भेजते हैं। हाँ, और वो अनुभव लेखक के लिए सबसे बड़ी जीत है। वो बताते हैं कि माता पिता लिखते हैं, आप जो स्पष्ट और ईमानदार जानकारी देते हैं उसके लिए धन्यवाद। अब हम भी सही जानकारी दूसरों के साथ साझा करना शुरू करेंगे। अब हम भी। हाँ। इस पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक धन्यवाद संदेश नहीं है, ये एक बदलाव का संकेत है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि एक आवाज दूसरी आवाज को जन्म देती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति किसी बड़े संगठन या किसी सेलिब्रिटी से नहीं आ रही है। ये एक व्यक्ति के जिए हुए अनुभव से पैदा हो रही है। लेखक इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक और आवाज पैदा करता है। ये एक लहर की तरह है। बिल्कुल। एक पत्थर फेंका गया और अब दूसरे लोग भी उस लहर को आगे बढ़ा रहे हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब मरीज और उनके परिवार सिर्फ जानकारी के उपभोक्ता नहीं रहते, बल्कि उसके प्रसारक बन जाते हैं। वे खुद एक मशाल बन जाते हैं। बिल्कुल सही शब्द। मतलब उनका काम सिर्फ एक तरफा संवाद नहीं है, बल्कि वे दूसरों को भी बोलने के लिए सशक्त कर रहे हैं। हाँ, ये एक व्यक्ति से शुरू होकर एक आंदोलन की नींव रखने जैसा है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, आंदोलन। ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर वो माता पिता जो सही जानकारी साझा करते हैं, वे एक और आवाज बन जाते हैं जो गलत सूचना का मुकाबला करती है। और धीरे धीरे इन छोटी छोटी आवाजों से सच्चाई का एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जो झूठ पर हावी होने लगता है। जाहिर है इस सफर में मुश्किलें भी आती होंगी। जब आप ऑनलाइन दुनिया में सच बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको उन लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो सुनना नहीं चाहते। हाँ, ये तो होता ही है। स्रोत में इसका जिक्र है कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ बिना पूरी बात सुने अपनी राय बना लेते हैं। हाँ, और ऐसे में हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब आप पहले से ही एक शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हो, तो ये मानसिक हमले आपको और भी ज्यादा तोड़ सकते हैं। लेखक की इस पर प्रतिक्रिया मुझे बहुत परिपक्व लगी। वे बहस नहीं करते, लड़ते नहीं हैं,
उनकी बस एक ही गुजारिश है, कृपया पूरा वीडियो सुनें, फिर तय करें कि मैं वास्तव में क्या कह रहा हूं। ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्हें पता है कि अगर कोई उनकी पूरी बात सुनेगा तो वो उनके इरादे को, उनकी नीयत को जरूर समझेगा। सही बात है। वे जानते हैं कि उनका संदेश तर्क, अनुभव और सच्चाई पर आधारित है, इसलिए वे आलोचना से नहीं डरते। वे सिर्फ अधूरी समझ से बचना चाहते हैं। ये एक तरह का खुला निमंत्रण है, पहले मुझे समझो, फिर मेरा मूल्यांकन करो। बिल्कुल। और अंत में लेखक अपनी पहचान को फिर से बहुत स्पष्ट करते हैं, जो इस पूरी चर्चा को एक साथ बांध देता है। वे जोर देकर कहते हैं कि वे डॉक्टर नहीं हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं और ना ही कोई संगठन चलाते हैं। ये फिर से वही सीमाएं तय करने वाली बात है। वे किसी ऐसी उपाधि या अधिकार का सहारा नहीं ले रहे जो उनके पास नहीं है। वे अपनी असलियत के साथ खड़े हैं। हाँ, वे बस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जीने वाले एक व्यक्ति हैं जो सच बोलना बंद करने से इनकार करते हैं। बस। ये पहचान अपने आप में कितनी शक्तिशाली है, सच बोलना बंद करने वाला व्यक्ति। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पहचान महत्वपूर्ण है। उनकी ताकत किसी डिग्री या पद से नहीं, बल्कि उनके जिए हुए अनुभव से आती है। सही। और यही बात उनकी आवाज को भरोसेमंद और प्रामाणिक बनाती है। आज के दौर में जहां हर कोई विशेषज्ञ होने का दावा करता है, जहां विशेषज्ञता पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है, वहां एक व्यक्ति का यह कहना कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी सच्चाई बता रहा हूं, बहुत ज्यादा वजन रखता है। ये प्रामाणिकता की शक्ति है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे शारीरिक सीमाओं के बावजूद एक व्यक्ति की आवाज खामोश नहीं है। उनका फेसबुक पेज सिर्फ पोस्ट का एक कलेक्शन नहीं है, नहीं, बल्कि वो एक समुदाय है, एक सहारा है और सच्चाई का एक मंच है। और ये भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके भौगोलिक और शारीरिक बाधाओं को पार कर सकता है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनकी आवाज दुनिया भर में उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, ये दूसरों को भी सच बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये कई आवाजों की शुरुआत बन गई है। लेखक के अंतिम शब्द इस पूरी चर्चा का साल है। क्या थे वो? जो बदलाव दिमाग में शुरू होता है वो अंततः समाज में बदलाव बन जाता है। वाह, ये एक बहुत गहरा वाक्य है। इसका मतलब है कि किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव की पहली चिंगारी किसी एक व्यक्ति की सोच में ही लगती है। जब कोई सच को स्वीकार करता है और उसे बोलने का फैसला करता है, तो वो सिर्फ अपनी सोच नहीं बदल रहा होता, वो समाज को बदलने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू कर रहा होता है। ये एक छोटे से व्यक्तिगत प्रयास के बड़े सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। और इसीलिए वे कहते हैं कि वे कल फिर बोलेंगे। हाँ, क्योंकि चुप रहना कोई विकल्प नहीं है और बोलने से बदलाव आता है। यह एक बयान भी है और एक वादा भी। और ये सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रोफी के संदर्भ में ही सच नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के हर उस पहलू पर लागू होता है जहां अन्याय है, गलत सूचना है या दमनकारी चुप्पी है। वहां बोलने से ही बदलाव की शुरुआत होती है, चाहे वो आवाज कितनी भी अकेली क्यों ना लगे। यह स्रोत हमें एक व्यक्ति की आवाज की ताकत का एहसास कराता है। यह हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहां हर विषय पर इतना शोर है, इतनी गलत सूचना है, वहां व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक ईमानदार आवाज सबसे ज्यादा असर कहां डाल सकती है। और शायद वो आवाज बनने के लिए किसी डिग्री की, किसी बड़े मंच की या बहुत सारे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। शायद नहीं। शायद इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सच बोलने की हिम्मत।